वर्ल्ड वार 1 शुरू होने से पहले सीरिया सल्तनत उस्मानिया के अंडर में हुआ करता था। सीरिया को आज़ादी मिलने के बाद अंदरूनी हुकूमत के लिए ग्रुप्स के अंदर पावर स्ट्रगल स्टार्ट हो जाती है। सीरिया में 74% सुन्नी मुसलमान हैं। हमें पीएलओ की मिलिट्री सपोर्ट करनी चाहिए। जवाब नहीं, हम पोजीशन में नहीं है। बस इसी तकरार ने सीरिया में हाफिज असद की मिलिट्री डिक्टेटरशिप का आगाज कर दिया। लीबिया में मोहम्मद गद्दाफी की डिक्टेटरशिप को भी खत्म किया जाता है। शक की बुनियाद पर सीरिया की पुलिस माविया समेत 6 बच्चों को जेल में कैद करती है। अलीपो और रक्का शहर में फ्री सीरियन आर्मी कंट्रोल करती है और अब यहाँ से शुरुआत होती है सीरियन सिविल वॉर। At long last, the Assad regime has fallen. This regime brutalized and tortured and killed literally hundreds of thousands of innocent Syrians. Assad was a butcher. What he did to children. 8 दिसंबर 2024 सीरिया की सेडनिया जेल में अंधेरे और खामोशी से डूबी हुई कोठरियां अचानक लोगों की और फायरिंग की आवाज़ों से गूंजने लगती हैं। कैदी नंबर 55 सुलेल हमावी, जो कि 61 साल का एक बूढ़ा आदमी था, अपनी जगह पर मुकम्मल साख्त बैठा हुआ था। 32 साल की कैद तन्हाई ने उसे उस कदर बेहिस कर दिया था कि शोर भी अब इसे हैरान नहीं कर पाता है। जेल के अंदर अब शोर बढ़ता जाता है। रिबेल्स की दहाड़ती आवाज़ें, गोलियों की तड़तड़ाहट और कैदियों की चीखें एक नाकाबिल यकीन मंजर पेश करती हैं। हमावी अब आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे के करीब आता है और छोटी सी खिड़की से बाहर झांकता है। वो रिबेल फोर्सेस के जवानों को जेल के सीलों के दरवाजे तोड़ते हुए देखता है। रिबेल फोर्सेस के जवान हमावी की सील का दरवाजा भी तोड़ते हैं और हमावी को अब 32 साल 5 महीने बाद बाहर की रोशनी देखने को मिलती है। हमावी को बता दिया जाता है कि सीरिया में असद की गवर्नमेंट का खात्मा हो गया है और वो अब मुकम्मल तौर पर आज़ाद हैं। हमावी किसी से सेल फोन लेता है और अपने बेटे का फ़ोन नंबर डायल करता है। हमावी को 1992 में लबनान से उठाया गया था, जिस वक्त लबनान में शाम की फ़ौज काबिज थी और हमावी एक ऐसी तंजीम का हिस्सा थे जो कि लबनान में शाम की फ़ौज के खिलाफ थी। हमावी को लबनान से सीरिया में मुंतकिल कर दिया गया और यूँ हमावी की ज़िंदगी का सफ़र कैद तन्हाई में शुरू हो गया और फाइनली हमावी की कैद तन्हाई का सफ़र 32 साल 5 महीने बाद 8 दिसंबर 2024 को असद की गवर्नमेंट के खात्मे पे ख़त्म हो गया। और उस दिन हमावी अकेले ही आज़ाद नहीं हुए थे। तो उस दिन हज़ारों की तादाद में ऐसे कैदी भी थे जिनकी ज़िंदगी की कैद तन्हाई का सफ़र ना ख़त्म होने वाला था, मगर फ्री सीरियन आर्मी के रिबेल्स की वजह से उनकी ज़िंदगी की तन्हाई का सफ़र का द एंड हो गया। उनमें से बहुत सारे कैदी ऐसे भी थे जिनको असद की गवर्नमेंट ने उसी दिन ही फांसी पे चढ़ाना था, मगर फ्री सीरियन आर्मी के रिबेल्स की वजह से इन लोगों को मौत के मुँह से एक नई ज़िंदगी के सफ़र का आगाज़ हुआ। तो आज की कहानी में जानते हैं कि बशार अल असद किस तरह एक डॉक्टर से सीरिया के एक जालिम डिक्टेटर बन गए और किस तरह इनकी गवर्नमेंट का और डिक्टेटरशिप का द एंड हो गया। बशार अल असद, जिसे आईएसआईएस भी नहीं हरा पाई, मगर आज के दिन उनकी 50 से ज़्यादा सालों की डिक्टेटरशिप को किस तरीके से सिर्फ 2 हफ्तों में ख़त्म कर दिया गया। ये सब कैसे हुआ और अब आगे सीरिया में क्या होने जा रहा है और क्या मोस्ट एक्सपेक्टेड है, इसके बारे में जानते हैं इस वीडियो में। साल 1918 यानी कि वर्ल्ड वार 1 शुरू होने से पहले सीरिया सल्तनत उस्मानिया के अंडर में हुआ करता था। नक्शे में देखिए आज के दिन सीरिया के बॉर्डर्स कहां पर लाया करते हैं। इसके ईस्ट में मौजूद है इराक, साउथ में मौजूद है जॉर्डन और इसराइल, वेस्ट में लबनान और नॉर्थ में आता है टर्की। वर्ल्ड वार 1 में सल्तनत उस्मानिया के हारने के बाद जो यूरोपियन ममालिक उस जंग में जीत चुके थे, वो सल्तनत उस्मानिया के अंडर में जितने भी हिस्से थे उन तमाम हिस्सों को आपस में बांट लेते हैं। इस तरह सीरिया फ्रांस के हिस्से में आता है और 1918 से 1946 तक फ्रांस सीरिया में हुकूमत करता है। 1945 में वर्ल्ड वार 2 के बाद यूके और फ्रांस की इकोनॉमी कोलैप्स होती है और इस तरीके से उनकी कॉलोनीज के ऊपर असर कम होता जाता है, जिसकी वजह से फ्रांस और यूके अपनी तमाम कॉलोनीज, मतलब अपने अंडर में जितने भी ममालिक थे, उन तमाम ममालिक को आज़ादी देना शुरू करते हैं। इस तरीके से सीरिया को भी फ्रांस से आज़ादी मिल जाती है। मगर बदकिस्मती से सीरिया को आज़ादी मिलने के बाद अंदरूनी हुकूमत के लिए ग्रुप्स के अंदर पावर स्ट्रगल स्टार्ट हो जाती है। सीरिया में इन ग्रुप्स के दरमियान हुकूमत के लिए पावर स्ट्रगल क्यों स्टार्ट हो गई, इस बात को समझने के
के लिए सीरिया की रिलीजियस डेमोग्राफी के ऊपर एक नज़र डालते हैं। सीरिया में 74% सुन्नी मुसलमान हैं, 16% शिया मुसलमान हैं और करीब 10% क्रिश्चियंस हैं। इसके अलावा इथनिसिटी बेसिस पर भी यहाँ पर दो बड़े ग्रुप्स हैं, अरब और कर्डिश। अरब तकरीबन 70% हैं और कर्डिश तकरीबन 10% हैं। आज़ादी के बाद आबादी के हिसाब से सीरिया की हुकूमत सुन्नी मुसलमानों के हाथों में आती है। 1946 से लेकर 1956 तक सीरिया में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी रहती है। 20 से ज़्यादा काबीना काम करती है और ये 4 अलग अलग आइन बनाती है। 1948 में अरब इसराइल वॉर स्टार्ट होती है और सीरिया उसी हालत में वॉर में शरीक हो जाती है। 1947 में अरब सोशलिस्टिस्ट बाथ पार्टी बनाते हैं। ये एक सेक्युलर और सोशलिस्ट पार्टी होती है जिसमें स्टूडेंट्स, माइनॉरिटीज़ और यंग आर्मी ऑफिसर्स बड़ी तादाद में शामिल हो जाते हैं। 1963, 1962, 1961 में सीरिया में मुख्तलिफ मिलिट्री कूप्स भी होते हैं, मगर 1963 के मिलिट्री कूप में पावर आर्मी में बाथ पार्टी के सपोर्टर्स के हाथ में आ जाती है। पावर मुकम्मल तौर पर मिलिट्री के हाथों में जाती है। 1956 में फिर से इसराइल के साथ इजिप्ट की स्विस कैनाल पर लड़ाई होती है और इसराइल इजिप्ट के काफ़ी हिस्से को इन्वेड करता है। इसराइल के बढ़ते हुए खतरे को देखकर सीरिया सोवियत यूनियन से मिलिट्री हेल्प लेता है और इस तरीके से सोवियत यूनियन को सीरिया के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करने का एक बहाना मिल जाता है। 1967 में फिर से अरब इसराइल की वॉर स्टार्ट होती है। इस वॉर को अरब इसराइल 6 डे वॉर भी कहा जाता है, जिसमें इसराइल सीरिया की गोलन हाइट्स पर कब्जा कर लेता है और साथ में सीरिया को काफ़ी माली नुकसान भी होता है। इसी के साथ बाथ पार्टी जो कि सिविलियन और मिलिट्री ऑफिसर्स ने मिलकर बनाई थी, इसमें भी मिलिट्री ऑफिसर्स और सिविलियंस के दरमियान में फूट पड़ती है। बशार अल असद के फादर हाफिज अल असद बाथ पार्टी के डिफेंस मिनिस्टर थे और दूसरी तरफ साले जदीद सीरिया की मिलिट्री ऑफिसर थे। उन दोनों के दरमियान तजाद तब बढ़ता है जब 1970s में जॉर्डन में ब्लैक सितंबर का वाक़या हो जाता है। ब्लैक सितंबर उस वाक़ये को कहा जाता है जिसमें PLO और जॉर्डनियन गवर्नमेंट के दरमियान वायलेंट क्लैशेस हुए थे। साले जदीद यहाँ पे PLO को मिलिट्री सपोर्ट देना चाहते थे सीरिया की तरफ से, जबकि हाफिज असद को लगता था कि अभी उनकी मिलिट्री में वो ताकत नहीं कि जॉर्डनियन आर्मी के साथ लड़े। इधर से इसराइल ने भी सीरिया को वार्निंग दी थी कि अगर सीरिया PLO की फेवर में जाएगा तो इसराइल फिर से सीरिया पर हमला करेगा। असल में PLO में फ़लस्तीन की तरफ से इसराइल के साथ लड़ने वाले जंगजू थे फ़लस्तीन के, और ये जॉर्डन की टेरिटरी में बैठ के इसराइल पर हमले करते थे और जॉर्डन इसराइल के कहने पर फ़लस्तीन के जंगजुओं को अपनी ज़मीन से निकालना चाह रहा था। हमें PLO की मिलिट्री सपोर्ट करनी चाहिए। जवाब नहीं, हम पोजीशन में नहीं है। बस इसी तकरार ने सीरिया में हाफिज असद की मिलिट्री डिक्टेटरशिप का आगाज कर दिया। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि सीरिया में 70% सुन्नी मुसलमान है, जबकि असद खुद माइनॉरिटी से था। असद शिया अलेवेट से ताल्लुक़ रखता था और इनकी तादाद सिर्फ 10% के करीब थी। मगर उससे भी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि उस वक्त असद एज डिफेंस मिनिस्टर आम लोगों में बहुत ज़्यादा फेमस था। हाफिज असद की गवर्नेंस में सीरिया की इकोनॉमी और एजुकेशन दोनों को मजबूत बनाया जाता है और साथ में मिलिट्री को भी काफ़ी ताकत मिलती है। मगर ऐसा भी नहीं कि हाफिज असद जालिम नहीं थे। पावर को बरकरार रखने के लिए जो भी इनके खिलाफ आवाज़ उठाता था उनको बायफोर्स दबा दिया जाता था। 1982 में द गार्डियंस ने रिपोर्ट दिया कि हाफिज असद ने हम्मा सिटी में सुन्नी रेबेलियंस को क्रश करते हुए 20,000 लोगों को मार दिया। हम्मा के शहर को हाफिज असद की मिलिट्री ने मुकम्मल तौर पर सील कर दिया और किसी किस्म की इमदादी टीम को शहर में दाखिल होने से मना कर दिया। शहर भर में नौजवानों को मारा गया और लड़कियों का बेतहाशा रेप भी हुआ और अक्सर लोग खाने की कमी से भी मर गए। हम्मा शहर आज भी 9 लाख की आबादी पर मुश्तमिल है और 1982 में होने वाला वाकया हम्मा शहर के लोगों के दिलों में एक ताज़ा जख्म की तरह आज भी याद है। धीरे धीरे अलावाइट्स का कंट्रोल सीरिया में बढ़ता जाता है और हाफिज असद के बाद उनके बेटे बासिल अल असद को सीरिया का प्रेसिडेंट बनना था, मगर वो एक कार एक्सीडेंट में मर जाते हैं। हाफिज के छोटे बेटे बशार अल असद उस वक्त लंदन में आंखों का डॉक्टर बनने के लिए पढ़ रहे थे। बशार सीरिया में वापस आ जाते हैं। 10 जून साल 2000 में हाफिज असद की मौत के बाद बशार अल असद सीरिया के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। बशार अल असद को प्रेसिडेंट बनाने के लिए सीरिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी बदला जाता है। सीरिया के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक प्रेसिडेंट बनने के लिए उम्र 40 साल होनी चाहिए थी, मगर इसे घटाकर
उम्र की हद 34 साल की गई, क्योंकि बशार उस वक्त सिर्फ 34 साल के थे। साल 2006 में क्लाइमेट चेंज की वजह से सीरिया में डेजर्टिफिकेशन बढ़ जाती है, जिससे सीरिया की सरसब्ज ज़मीनें भी रेगिस्तान में बदल जाती हैं, जिससे सीरिया की इकोनॉमी बैठ जाती है और कहत पड़ जाता है। अब 2010 और 12 तक अरब के बाकी ममालिक में भी डिक्टेटरशिप के खिलाफ इनकलाब आते हैं, जिसे अरब स्प्रिंग कहा जाता है। सबसे पहले टूनिशिया में बिन अली की सरकार गिराई जाती है। इजिप्ट में भी हुसैनी मुबारक के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू होते हैं। 25 जनवरी 2011 को उनकी हुकूमत भी खत्म कर दी जाती है। लीबिया में मोहम्मद गद्दाफी की डिक्टेटरशिप को भी खत्म किया जाता है और ये आग बड़ी तेजी से फैल जाती है। मोरक्को, इराक, अल्जीरिया, लबनान, जॉर्डन, कुवैत, ओमान, सूडान में ये तमाम प्रोटेस्ट्स देखने को मिलते हैं। इन तमाम ममालिक में वजह एक ही थी, बिगड़ती हुई इकोनॉमिक हालत और डिक्टेटर्स की शाहाना ज़िंदगी और आम आवाम की बिगड़ती हालत। अरब और मिडिल ईस्ट के इन तमाम ममालिक में इस तमाम बिगड़ती हुई सूरत हाल को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रेस में बाज़ाबिता दिखाया जाता है और इन तमाम प्रोटेस्ट्स और इन तमाम हुकूमतों का खात्मे का असर सीरिया में भी होना ही था, क्योंकि सीरिया में हुकूमत माइनॉरिटीज के हाथ में थी और मेजॉरिटी वाले हुकूमत के जुल्म और तशद्दुद का शिकार हो रहे थे। सीरिया के हर शहर, हर कस्बा, हर मोहल्ला, हर गली और हर घर में लोगों पर नजर रखी जाती है और मामूली शक पर भी लोगों को सिक्योरिटी फोर्सेस उठाती है। 6 मार्च 2011 को सीरिया के शहर डेरा में माविया नाम का एक बच्चा एक दीवार में कुछ लिख देता है, अजाकल दौर या डॉक्टर, जिसका मतलब है अब तुम्हारा नंबर है डॉक्टर। शक की बुनियाद पर सीरिया की पुलिस माविया समेत 6 बच्चों को जेल में कैद करती है और इन बच्चों को काफी टॉर्चर भी करती है। 1980s में हमा सिटी में होने वाला वाकया सीरिया के लोगों के दिलों में एक ताज़ा जख्म की तरह मौजूद था और साथ में ये वाकया भी लोगों के दिलों में हुकूमत के खिलाफ आग को भड़काता है। जब इन बच्चों के पेरेंट्स थाने में जाके पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करते हैं बच्चों को छोड़ने के लिए, तो पुलिस वाले कहते हैं भूल जाओ बच्चों को और जाके और बच्चे पैदा करो। अगर आप नहीं कर सकते तो अपनी औरतों को लाके हमारे पास छोड़ दो, हम और बच्चे पैदा करवाएंगे। ये सुनकर डेरा में हजारों लोग प्रोटेस्ट करते हैं और असद की फोर्सेस इन प्रोटेस्टर्स पर गोलियां चलाती है, जिसकी वजह से सैकड़ों लोग मर जाते हैं। अब डेरा में होने वाले इस वाकये का सुनकर सीरिया में बाकी शहरों में भी हुकूमत के खिलाफ प्रोटेस्ट्स स्टार्ट हो जाते हैं। असद ने सिक्योरिटी फोर्सेस को फ्री शूट का हुक्म दे दिया और टैंकों के जरिए आम आवाम पर गोलेबाजी करने का हुक्म भी दे दिया। बशार अल असद के इस ऑर्डर को लेकर सीरिया की आर्मी के अंदर ही तजाद पैदा होता है, क्योंकि सीरिया की आर्मी में सुन्नी कम्युनिटी के बड़ी तादाद में ऑफिसर्स और जवान भी मौजूद थे। सुन्नी ऑफिसर्स और जवान आम लोगों पर फायरिंग करने से इनकार करते हैं, जबकि एलेवेट्स के सोल्जर्स आम लोगों को निशाना बना बनाकर मारने लगते हैं, जिसकी वजह से सीरिया की आर्मी के अंदर सुन्नी जवान और ऑफिसर्स और एलेवेट्स एक दूसरों को मारने लगते हैं। जुलाई के महीने तक सीरिया की आर्मी से बहुत सारे सुन्नी जवान बागी बन जाते हैं और ये अपनी एक अलग आर्मी बनाते हैं सीरिया की गवर्नमेंट के खिलाफ, और इस आर्मी को सीरिया की सुन्नी कम्युनिटी के बहुत सारे जवान ज्वाइन करते हैं और अब इस आर्मी को नाम दिया जाता है फ्री सीरियन आर्मी और इनका मकसद बनता है कि सीरिया को बशार अल असद की गवर्नेंस से आज़ादी दिलाना। अलीपो और रक्का शहर में फ्री सीरियन आर्मी कंट्रोल करती है और अब यहाँ से शुरुआत होती है सीरियन सिविल वॉर। फ्री सीरियन आर्मी के साथ प्रोटेस्ट करने वाले रिबेल्स मिलकर सीरियन नेशनल कोलिशन बनाते हैं और अपने आप को सीरिया की गवर्नमेंट डिक्लेयर करते हैं। अमेरिका, सऊदीया, कतर, टर्की और यूएई इस गवर्नमेंट को रिकग्नाइज भी करते हैं। अब सीरियन सिविल वॉर एक सेक्टेरियन वॉर बन जाती है सुन्नी और शिया मुस्लिम्स के दरमियान। सीरियन सिविल वॉर में बैरूनी ममालिक की मुदाखलत भी शुरू होती है। जितने भी सुन्नी ममालिक थे वो फ्री सीरियन आर्मी की सपोर्ट में खड़े होते हैं, जबकि असद के सपोर्ट में ईरान और हिजबुल्लाह आ जाते हैं। अब सीरिया की वजह से अरब और मिडिल ईस्ट में पैदा होने वाले इन हालात में रवायती हरीफ रूस और अमेरिका कैसे आंखें बंद कर लेते। मगर यहाँ पर रूस और अमेरिका किसी मजहबी नज़रिए की वजह से नहीं, बल्कि अपने सियासी और स्ट्रेटेजिकल मुफाद की वजह से इस जंग में शमूलियत इख्तियार कर लेते हैं। अमेरिका और ईरान के शुरू से ताल्लुकात ठीक नहीं थे, जबकि अमेरिका के सऊदीया, कतर और यूएई से अच्छे ताल्लुकात थे, तो अमेरिका डायरेक्टली सीरिया की फ्री सीरियन आर्मी को सपोर्ट करता है। और रूस के ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, तो रूस असद की गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए खड़ा हो जाता है। सीरिया वॉर अब बियॉन्ड द बॉर्डर्स फैल जाती है,
एक तरफ अमेरिका, टर्की, सऊदीया, कतर, यूएई फ्री सीरियन आर्मी को सपोर्ट करते हैं और जबकि दूसरी तरफ रूस, ईरान और हिजबुल्लाह असद रजीम को सपोर्ट करते हैं। 2012 तक अल कायदा सीरिया में होने वाले इस सारे मामले को चुपचाप बैठकर देख रही थी। जनवरी 2012 में जबत अल नुसरा नाम का एक ग्रुप बनता है जो खुद को सीरिया में अल कायदा की फ्रेंचाइज डिक्लेयर करता है। अबू बकर अल बगदादी अल कायदा की ISI इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक की तंजीम को नया नाम देता है ISIS का इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। ये वही अल कायदा थी जिसके साथ उसामा बिन लादेन का कनेक्शन था और अमेरिका में 9/11 के अटैक्स का जिम्मेदार ठहराई गई थी। और 2001 में अमेरिका पर होने वाले अटैक्स के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया था जो अभी तक चल रहा था। असद को सबसे बड़ा जो खौफ था वो था कि फ्री सीरियन आर्मी के हक में अमेरिका खड़ा हो गया था और असद अमेरिका का फ्री सीरियन आर्मी को मिलने वाले सपोर्ट को खत्म करने के लिए मुख्तलिफ टीवीज़ को इंटरव्यूज देते हुए कहता है कि ये वही दहशतगर्दों का ग्रुप है जो 9/11 की अटैक्स का जिम्मेदार है। अबू बकर अल बगदादी का फ्री सीरियन आर्मी में शामिल होने के ऐलान के बाद अमेरिका फ्री सीरियन आर्मी को हथियार सप्लाई करना बंद कर देता है कि इस डर की वजह से कि कहीं ये हथियार हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल न हो जाए। अब अमेरिका के सपोर्ट का बंद होने के बाद ISIS पर रूस, ईरान और हिजबुल्लाह की मदद से असद गवर्नमेंट बहुत सख्त एक्शन लेना शुरू करती है। सुन्नी लोगों की बस्तियों में जाकर फिजाई हमले करना रोज का मामूल बन जाता है और साथ में जमीनी ऑपरेशन के जरिए लोगों को गिरफ्तार करके जेलों में टॉर्चर किया जाता है। 21 दिसंबर 2013 को सिविल आबादियों के ऊपर ऐसे केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल हो जाता है जिन केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल करना सख्त मना है। इस अटैक से 1000 से ज्यादा लोग एक दिन में मर जाते हैं। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल इसे वॉर क्राइम डिक्लेयर करते हैं। असद की गवर्नमेंट की तरफ से बैंड केमिकल वेपन्स को सिविल आबादियों के ऊपर इस्तेमाल करने से US प्रेसिडेंट कहते हैं कि ये एक रेड लाइन थी जिसे क्रॉस नहीं करनी चाहिए थी। अब US खुद सीरिया में मिलिट्री ऑपरेशन करने का अंदिया देता है। सीरिया की जेल दमिश्क में एक पहाड़ी के ऊपर बनाई गई थी और इसमें कैदियों को जो सजा दी जाती थी और जो सलूक किया जाता था उसका इमेजिन करना भी मुश्किल होता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल इस जेल को ह्यूमन स्लॉटर हाउस डिक्लेयर कर देती है और 2011 से लेकर 2012 तक इस एक जेल में 30,000 से ज्यादा लोगों को मारा जाता है। जबकि दूसरी तरफ ISIS 2015 तक आते आते सीरिया का 1/3 और 40% इराक पर कब्जा कर लेती है और उस पूरे एरिया में खिलाफत का ऐलान कर देती है। यहाँ ISIS और फ्री सीरियन आर्मी के दरमियान भी फूट पड़ती है क्योंकि ISIS खिलाफत की बुनियाद पर सीरिया और इराक को मिलाकर एक नई रियासत बनाना चाहती थी और इस चक्कर में ISIS ने अपने डोमिनेटेड इलाकों में माइनॉरिटीज और गैर मुस्लिम्स के साथ साथ उनके खिलाफ बोलने वालों पर जुल्म और टॉर्चर जारी रखा, जिसकी वजह से दुनिया भर की कुव्वतें ISIS के खिलाफ हो जाती हैं और इसे एक दहशतगर्द जमात डिक्लेयर करती है। कि फ्री सीरियन आर्मी का मकसद सिर्फ असद की गवर्नमेंट को खत्म करके सीरिया में डेमोक्रेसी के तहत एक गवर्नमेंट बनाना था। इस बिना पर फ्री सीरियन आर्मी सीरिया की बाउंड्रीज के अंदर रहकर असद की गवर्नमेंट के खिलाफ रेजिस्टेंस को जारी रखती है, जिसकी वजह से अमेरिका और दीगर सुन्नी ममालिक का सपोर्ट फ्री सीरियन आर्मी की फेवर में जारी रहता है। ISIS के बढ़ते हुए तशद्दुद को लेकर अमेरिका और उसके एलाइज डायरेक्टली वॉर में इन्वॉल्व हो जाते हैं और साथ में रूस भी वॉर में शामिल हो जाता है ISIS के खिलाफ सीरिया की गवर्नमेंट की फेवर में। मगर रूस असद के कहने पर ISIS के बहाने यहाँ फ्री सीरियन आर्मी के रिबेल्स और सुन्नी आबादियों पर भी हमले करता है। सीरियन सिविल वॉर शुरू हुई थी असद गवर्नमेंट और फ्री सीरियन आर्मी के दरमियान, मगर इस पॉइंट में आकर सीरियन सिविल वॉर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है। सीरिया की गवर्नमेंट की सपोर्ट में रूस, ईरान और हिजबुल्लाह, जबकि फ्री सीरियन आर्मी की सपोर्ट में अमेरिका, टर्की, सऊदीया, कतर, UAE आ जाते हैं। बाद में ISIS आ जाती है तो ISIS असद की गवर्नमेंट के खिलाफ आती है, मगर बाद में अमेरिका ISIS के खिलाफ भी लड़ना शुरू कर देता है। असद के खिलाफ कर्ड्स भी आ जाते हैं, लेकिन बाद में कर्ड्स और फ्री सीरियन आर्मी भी ISIS के खिलाफ लड़ना शुरू करती है। कर्ड्स और टर्की के पहले से हालात खराब थे तो सीरिया में कर्ड्स की फैलती हुई ताकत को देखकर टर्की भी कर्ड्स के खिलाफ लड़ना शुरू करता है। इस सारे मामले का नतीजा ये होता है कि सीरिया अब नेशनल और इंटरनेशनल जंग का जून बन जाता है।
तो क्या लगता है ऐसे मुल्क में आम लोग रहना पसंद करेंगे? पूरी आबादियां खत्म हो जाती हैं और आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के मलबे पड़े हैं। 2016 तक आते आते कर्ड्स, ईरान, अमेरिका और रूस मिलकर आईएसआईएस को मुकम्मल तौर पर क्रश कर देती है और अलेप्पो शहर पर वापस असद की फौज कंट्रोल करती है। 2019 तक रक्का का शहर भी आईएसआईएस से कंट्रोल में लिया जाता है और आईएसआईएस का नाम और निशान तक मिट जाता है, जबकि फ्री सीरियन आर्मी अमेरिका और दीगर सुन्नी ममालिक के सपोर्ट से असद के खिलाफ अपनी जारी रखती है। 2019 तक आते आते सीरिया के नॉर्थ में 1/3 हिस्से पर कर्डिश फोर्सेस कब्जा कर लेती हैं, जबकि सीरिया के 2/3 हिस्से पर असद की हुकूमत होती है। फ्री सीरियन आर्मी नॉर्थ में इदलिब में अपना गढ़ बना रखती है। मगर 2019 के बाद दुनिया में मेजर जियोपॉलिटिकल चेंजेस देखने को मिलती हैं। रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हो जाती है और रशिया अपनी तमाम तरजीहात को यूक्रेन की वॉर की तरफ कर देता है। यहाँ रशिया को खुद को सोल्जर्स और वेपन्स की कमी पड़ती है, जो कि वो नॉर्थ कोरिया से मदद लेता है। तो इस तरीके से रशिया की तरफ से असद गवर्नमेंट को जो सपोर्ट मिलती थी उस सपोर्ट का फ्लो कट जाता है। अक्टूबर 2023 में इसराइल और फलस्तीन की जंग स्टार्ट हो जाती है, जिसमें ईरान और हिजबुल्लाह भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसकी वजह से ईरान और हिजबुल्लाह भी असद गवर्नमेंट को अपना सपोर्ट जारी नहीं रख पाते हैं। हत्ता कि ईरान और हिजबुल्लाह की तरफ से असद की गवर्नमेंट को जो मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड किया गया था हेलीकॉप्टर्स और मिलिट्री की सूरत में, उनको भी वापस बुलाया जाता है। इस क्रिटिकल सिचुएशन में असद को चाहिए था कि चीजें जिस तरीके से नॉर्मल चलती हैं चलने देता और किसी किस्म के क्रिटिकल इशू से परहेज कर लेता, मगर इस दौरान भी असद अपने जुल्म और जबर को जारी रखता है और लोगों को अगवा करके जेलों में डाल देता है और असद की फोर्सेस जेलों में लोगों को टॉर्चर करके मारती भी है। 27 नवंबर 2024 को रिबेल्स सरकार के खिलाफ जवाब देना शुरू करती है। रिबेल्स के पहले हमले में ही असद की फौज पीछे हटना शुरू हो जाती है। सिर्फ 2 दिनों के अंदर अंदर 29 नवंबर तक रिबेल्स अलेप्पो शहर पर कब्जा कर लेते हैं। 8 दिसंबर तक दस्कस पर भी रिबेल्स कब्जा कर लेते हैं। रिबेल्स प्रिजनर्स कैंप तक पहुंच जाते हैं और दरवाजों और दीवारों को तोड़कर कैदियों को रिहा करवाते हैं। कंट्रोल जब हाथ से निकल जाता है तो असद फ्लाइट पकड़ लेता है और रशिया भाग जाता है। तो दोस्तों फाइनली कुछ इस तरीके से असद की गवर्नमेंट का खात्मा हो जाता है। सीरियन सिविल वार तकरीबन 14 सालों तक चलती है। 5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है और 1 करोड़ 25 लाख लोग हिजरत कर जाते हैं। बशार अल असद के फादर हाफिज असद 30 सालों तक डिक्टेटर रहे। बशार अल असद खुद 23 सालों तक डिक्टेटर रहे, मगर उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग डिक्टेटरशिप को सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया जाता है। असल में सवाल यह है कि अब सीरिया में आगे क्या होगा, क्योंकि जिस फ्री सीरियन आर्मी ने असद की गवर्नमेंट को गिराया है उसमें बहुत सारे रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट लोग भी शामिल हैं। 2012 में जब सीरिया में अल कायदा की नई ब्रांच बनाई गई थी जबत अल नुसरा के नाम से, तो उसके ज्यादातर लोग आईएसआईएस में चले गए थे, मगर कुछ लीडर्स और लोग आईएसआईएस में नहीं गए थे बल्कि फ्री सीरियन आर्मी के साथ जुड़ गए थे। उनमें से एक थे अबू मोहम्मद अल जोलानी। उन्होंने 2016 में अल कायदा के साथ तमाम ताल्लुकात को ख़त्म करने का ऐलान भी कर दिया था और जबत अल नुसरा को ख़त्म करके हयात तहरीर उल शाम बना डाली थी। हयात तहरीर उल शाम इदलिब के आसपास अपना गढ़ बना के बैठी थी। हालांकि अबू अल जोलानी ने खुद को अल कायदा से अलग होने का ऐलान कर दिया है, मगर अमेरिका, ब्रिटेन और कई सारे ममालिक को अभी भी उन पर डाउट हो रहा है। असल में वेस्टर्न कंट्रीज को डर है कि सीरिया में मजहबी इंतहा पसंद लोगों की हुकूमत न आ जाए। हत्ता कि अबू अल जोलानी ने अपने साबिका इमेज को ख़त्म करने और बड़ी पावर्स का एतमाद बहाल करने के लिए माइनॉरिटीज के साथ बहुत पॉजिटिव इकदाम भी उठाए हैं। हयात तहरीर उल शाम के अलावा सीरिया में 2 और बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। नक्शे में देखी जा सकती है। नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी हिस्सा सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस जो कि कर्डिश हैं इनके कंट्रोल में है। येलो वाले हिस्से में टर्किश सपोर्टेड सीरियन नेशनल आर्मी के कंट्रोल में है। अभी तहरीर उल शाम ने 1 मार्च 2025 तक एक इंटीरियम गवर्नमेंट बनाई है। इस गवर्नमेंट के हेड मोहम्मद अल बाशिर हैं। अब उम्मीद है कि सीरिया के लोगों को एक बेहतर सरकार मिले। और अगर सीरिया की मौजूदा गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो इनकी सपोर्ट में सबसे पहले टर्की आ जाएगा, क्योंकि सीरिया के बहुत बड़े हिस्से में अभी तक कर्डिश फोर्सेस ऑक्युपाइड हैं। तो कर्डिश फोर्सेस और टर्की के आपस में इख्तलाफात शुरू से रहे हैं। तो टर्की यहाँ पे सीरिया की गवर्नमेंट को सिर्फ इकोनॉमिकल सपोर्ट नहीं करेगा बल्कि मिलिट्री सपोर्ट भी करेगा, ताकि सीरियन गवर्नमेंट कर्डिश फोर्सेस को क्रश करने में कामयाब हो जाए। बात करें यूरोपियन ममालिक की तो यूके, फ्रांस और रशिया
रशिया के साथ बाकी ममालिक ने भी सीरिया में आने वाली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को वेलकम कर दिया है। तो बचा अमेरिका। अमेरिका वैसे भी मिडिल ईस्ट और अरब में सिर्फ ईरान के अलावा बाकी तमाम ममालिक के साथ फ्रेंडली रिलेशंस हैं। तो मिडिल ईस्ट और अरब के तमाम ममालिक सीरिया में हयात तहरीर शाम की गवर्नमेंट के साथ हैं, तो डेफिनेटली अमेरिका भी यहाँ पे अपने तमाम अलायंस के साथ ही खड़ा हो जाएगा। At long last, the Assad regime has fallen. This regime brutalized and tortured and killed literally hundreds of thousands of innocent Syrians. Assad was a butcher. What he did to children. You remember I attacked. और अब उम्मीद भी है और दुआ भी है कि सीरिया में एक वेल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ जाए और एक ऐसी गवर्नमेंट जो सीरिया के एक लंबे अरसे से जंग व जदल में मसरूफ़ लोगों को और थके हुए लोगों को एक रिलीफ मिल जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी था। आज के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।